गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बच्चों? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम। हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अब जो डिस्कशन होने वाली है वो इस बात पर होने वाली है कि पैसा क्या है, मनी किसे कहते हैं। Money is a medium of exchange that is widely accepted in transactions. कह रहे हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है जिसे किसी प्रकार के लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देख लिया। दूसरा, इट enables ट्रेड एंड प्रमोट्स फाइनेंशियल ग्रोथ। यह व्यापार एवं जो वित्तीय ग्रोथ है, यानी वित्तीय समृद्धि है, वित्तीय विकास है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए काम आता है। पैसों का प्रयोग कहां कहां करते हैं, यहां यह समझाने का प्रयास किया गया। इट सर्व्स एज द सेकेंडरी इंडिकेटर ऑफ वेल्थ। तो इसे वेल्थ यानी कि आपकी संपदा के दूसरे, यानी कि हम ये कह सकते हैं द्वितीयक संकेतक के रूप में देखा जाता है। जरा आंसर दीजिए, देखें कितने लोग सही आंसर देते हैं इसका। देखो, जब हम मुद्रा कहते हैं तो मुद्रा के प्राइमरी और सेकेंडरी वर्क के रूप में इसे हम देख सकते हैं। तो मुद्रा का जो प्राइमरी वर्क है बेटा, वो प्राइमरी वर्क क्या है कि मुद्रा का प्रयोग किस लिए होता है। तो मुद्रा का प्रयोग हम लोग करते हैं, अगर कोई हमसे पूछे तो मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। किसके माध्यम के रूप में? विनिमय के माध्यम, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज में किया जाता है। अब आप खुद बताओ, क्या हम पैसों, ऐसा तो नहीं है कि पैसों को कोई खाता होगा, है ना? वो पैसों से कोई चीज खरीदता होगा। तो जो चीज हम खरीदते हैं उसके लिए जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो उसे ही मुद्रा कहते हैं, है ना? तो वही मुद्रा माध्यम का प्रयोग कर के रूप में प्रयोग हो रही होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मुद्रा खुद में ऐसी कोई उपभोग की वस्तु है जिसे आप खुद उपभोग करते हो, खाते हो या हवा करते हो, है ना? तो मुद्रा का सिंपल सा कार्य है कि मुद्रा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मुद्रा से किसी चीज को खरीदा जा सकता है। ठीक है, अगर हम इसके अन्य कार्य देखें तो अन्य कार्यों में भी हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा स्टोरेज ऑफ वैल्यू है। तो स्टोरेज ऑफ वैल्यू का मतलब हुआ कि जो भी हम कोई भी वस्तु देखते हैं या हम कोई भी कार्य करते हैं, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इस पढ़ाए हुए कार्य को भी हम मुद्रा के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना? जैसे किसी ने एक लैपटॉप बनाया, तो उस इंजीनियर की मेहनत मुद्रा में ट्रांसफॉर्म की जा सकती, तो वो वैल्यू में ट्रांसफर हो सकती है। इसको हम बोलते हैं स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक है जी, यहां पर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मुद्रा का एक कार्य और होता है, दैट इज यूनिट ऑफ अकाउंट। अब आप खुद से बताओ, किसी भी किसी भी वस्तु की कीमत, कि कौन सी वस्तु कितने रुपए की है, आलू कितने का है, पपीता कितने का है ना? ये सब भी तय करने की क्षमता किसके पास होती है? मुद्रा के पास होती है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या होता था हमारे दुनिया में, हम लोग वस्तु विनिमय करते थे। वस्तु विनिमय मतलब, जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर को किसी दूसरी चीज से बदल लिया, ये इसको वस्तु विनिमय बोलते हैं। तब मुद्रा नहीं चलती थी, लेकिन अब मुद्रा चलती है। तो मुद्रा का काम है यूनिट ऑफ अकाउंट। जैसे मान लीजिए टमाटर है, तो टमाटर 20 रुपए है, 30 रुपए है, किसी वस्तु की वैल्यू को भी यहां पर लगा सकता है मुद्रा। यहां पर यह चीज कहा गया है। एक कार्य और होता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, है ना? तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड
पेमेंट। तो डिफर्ड पेमेंट का मतलब यह हो गया कि किसी भी प्रकार के भुगतान मुद्रा से किए जा सकते हैं, है ना, चाहे आपका कर्ज हो, है ना, चाहे आपका कोई विवाद हो, वो मुद्रा से ही सुलझाया जा सकता है। तो ये कुछ बेसिक काम है मुद्रा के, ठीक है, ये कुछ बेसिक काम है मुद्रा के। तो दीज आर द सेकेंडरी थिंग्स, याद रखना है। अब आते हैं प्रश्न की तरफ। क्या मुद्रा एक विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है? तो हमारा जवाब क्या आएगा? यस, मुद्रा को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए प्रयोग करते हैं और इसी से हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के लेन देन के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, उसे ही मुद्रा कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, यह व्यापार को सक्षम बनाता है। तो व्यापार को सक्षम बनाने का मतलब कि व्यापार करने के लिए मुद्रा चाहिए ना हमें, तो वो मुद्रा हमें यहां से ही मिलती है, ठीक है, यानी कि मुद्रा से ही काम होता है। और वित्तीय विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, पूरी इकोनॉमी है, ये किस पर, इसका सेंटर क्या है? मनी ही तो है, ध्यान रखना। यह संपत्ति के द्वितीयक संकेतक के रूप में कार्य करता है। नहीं, द्वितीयक संकेतक क्या है इसके, यानी कि अगर हम देखें तो यहां पर पहला और दूसरा ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉट थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बेसिक सवाल है, इन क्वेश्चंस का आपको बहुत आइडिया है, तो प्लीज आप करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन यहां पर बार्टर सिस्टम से संबंधित है। किससे संबंधित है? एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज विद एक्सचेंजिंग एनी फॉर्म ऑफ मनी इज नोन एज बार्टर सिस्टम। क्या कह रहे हैं? किसी भी प्रकार के मुद्रा के आदान प्रदान के साथ, ठीक है, अन्य वस्तुओं के आदान प्रदान, वस्तुओं सेवाओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। गुड मॉर्निंग कपिल, गुड मॉर्निंग। सेकंड स्टेटमेंट, वस्तु विनिमय प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक विनिमय की जाने वाली वस्तुओं की सेवाओं का एक समान मूल्य होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड स्टेटमेंट है one of the most important factors of the barter trade is having equal value of goods and services that are to be exchanged. अब बार्टर ट्रेड क्या है पहले मैं समझा देता हूं, फिर इसका आंसर करते हैं हम लोग, ठीक है। जब कभी भी हमसे कोई कहे कि बार्टर ट्रेड के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? आपने ये कहना है कि बार्टर ट्रेड जो है, अगर हम देखें तो बार्टर ट्रेड को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। विनिमय का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज करना, किसी चीज से किसी चीज को बदलना, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखें, जैसे मान लो दो लोग हैं, ये ए है और ये बी है ना। अब यहां पर मुद्रा नहीं है, क्या नहीं है? मुद्रा नहीं है, देयर इज नो मनी, बट फिर भी हमें लेन देन तो करना पड़ेगा, कुछ खरीदना पड़ेगा। तो मान लो ए के पास गेहूं है ना, ए के पास क्या है? व्हीट है, और इसके पास क्या है? राइस है, चावल है। तो ये चाहता है कि इसे गेहूं मिल जाए और ये चाहता है इसे राइस मिल जाए। तो ये जो एक्सचेंज हुआ है, ये जो विनिमय हुआ है, इसी विनिमय को हम बार्टर ट्रेड कहते हैं, है ना। इसी विनिमय को हम वस्तु विनिमय कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको वस्तु विनिमय कह रहे हैं तो इसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन यह होनी चाहिए कि ए और बी आपस में वस्तु विनिमय तभी कर सकते हैं जब इनकी दोहरी इच्छा हो। दोहरी इच्छा का मतलब डबल कोइंसिडेंस, है ना, इंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो मतलब दो तरफा
यानी कि ए चाहे बी का सामान खरीदना और बी चाहे ए का सामान खरीदना, तभी वो ये बार्टर ट्रेड कर सकते हैं। आज हम किसी भी दुकान से कुछ भी खरीद सकते हैं, उसके लिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर आप जो भी चीज खरीदते हैं उसको पैसे देते हैं। लेकिन यहां अलग कहानी है, यहां आपको दोहरी इच्छा, यानी कि जब कभी बार्टर ट्रेड होगा तो वहां पर गेहूं वाले को अगर चावल चाहिए, चावल वाले को गेहूं चाहिए, तभी ये आपस में ट्रेड हो पाएगा। और कहीं ऐसा हो जाए कि गेहूं वाले को किसी दूसरे व्यक्ति से टमाटर चाहिए, है ना, और टमाटर वाले को चावल चाहिए, और चावल वाले को पता चलता गेहूं चाहिए, तो किसी की इच्छा किसी से मिल ही नहीं रही है। जब ऐसा हो जाएगा तो वहां पर बार्टर ट्रेड काम नहीं करेगा। ध्यान रखना, बार्टर ट्रेड काम नहीं करेगा। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था का जब विकास होता है तो सबसे पहले मुद्रा का ओरिजिन होता है। मुद्रा का क्या होता है? मुद्रा का ओरिजिन होता है। आपने सुना होगा, जब आप कभी भी मूवीज वगैरह देखते हैं तो मेसोपोटामियन सोसाइटी वगैरह में ये सबसे ज्यादा चरम पर थी, क्योंकि वहां जब, तो अगर हम पुरानी सभ्यताओं में देखेंगे तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि इसी तरीके से लेन देन करते थे, है ना, इसी तरीके से लेन देन करते, तो दोहरी इच्छा पर आधारित होना चाहिए। लेकिन एक चीज और है कि मान लो ए बी से कोई चीज लेना चाहता है, तो बी ए से भी कोई चीज लेना, तो दोनों की जो वैल्यू हो वो कैसी हो? समान मूल्य होना चाहिए कि नहीं? इक्वल वैल्यू हो तब तो लेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि किसी का चावल वो ज्यादा वैल्यूएबल होगा, है ना। तो इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, यहां पर ये चीज भी बताई गई। आइए अब जरा प्रश्न की तरफ नजर डालते हैं। क्या कह रहा है? किसी भी प्रकार के मुद्रा के आदान प्रदान। तो प्रश्न तो यही गलत हो गया, मुद्रा कहां है? मुद्रा तो है ही नहीं। यहां पर क्या कह रहा? वस्तु से वस्तु को बदलना है ना, तो गलत हो गया, है ना। मुद्रा तो चाहिए ही नहीं थी इसमें। बोलो यस। हाँ, ये जरूर है कि वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण कारक ये है कि जो भी वस्तुएं आपस में बदली जा रही हैं उनका मूल्य समान होना चाहिए। खीरे से गाजर को बदल सकते हैं, खीरे को कार से नहीं बदल सकते, है ना। खीरे को आप किसी दूसरी सब्जी से बदल सकते हैं, है ना। तो वहां वस्तु संभव है, वस्तु विनिमय। अब अगर खीरे को बाइक से बदलने का प्रयास करोगे तो बदलेगा नहीं? बदलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी इज करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए जरा अब आगे और देखिए, थोड़ा लॉजिक लगाएंगे और क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, है ना। चलो जी, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्वर्टिबिलिटी टू अदर कमोडिटीज इज डिफिकल्ट। अदर कमोडिटीज इज डिफिकल्ट। अन्य वस्तुओं में परिवर्तनीयता कठिन है। मतलब क्या है इसका? कि इनका कहने का मतलब है कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में बदलना थोड़ा आसान नहीं होता। जरूरी नहीं कि गेहूं वाले चावल चाहें, चावल वाले गेहूं चाहें, तो आसानी से ये ट्रेड या व्यापार संपन्न नहीं होगा। यहां पर ये विनिमयता के कारण असुविधा अव्यवहारिक होती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि पुअर ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंजेबिलिटी। तो अब इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको विनिमय करने में कठिनाई है ना। आप ध्यान रखेंगे कि इतना सिंपल सिस्टम नहीं है, ये काफी जटिल सिस्टम है। ये यहां पर ये प्रयास किया जाए, ये बताने का प्रयास किया जाए। तो अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या वस्तु विनिमय में ये समस्याएं आती हैं। तो देखो, बार्टर ट्रेड की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया एक्सचेंज ऑफ गुड्स कह सकते हो आप, गुड्स एंड सर्विसेज लिख लो। तो वस्तु से वस्तु को बदलना कठिन तो है ही ना, है कि नहीं? इतना आसान तो नहीं है कि कोई, अब जैसे एग्जांपल लो आप,
आपसे मैं ये कहूं कि आप अपना मोबाइल मुझसे मोबाइल से बदल लो, तो आपको एक पल के लिए सोचना पड़ेगा कि हम दोनों में से किसका मोबाइल ज्यादा मूल्यवान है ना, ज्यादा वैल्यूएबल है। जिसका भी मोबाइल अधिक मूल्यवान होगा, ज्यादा वैल्यूएबल होगा, वो मना कर देगा नहीं नहीं नहीं, तो हुआ ना जटिल। जबकि मोबाइल से मोबाइल बदलना क्या होता है, अगर मोबाइल से मोबाइल को बदला जाए तो वस्तु से वस्तु को बदला गया। अब वस्तु से वस्तु को बदला गया तो बार्टर ट्रेड है, लेकिन कठिन है ना, आसान तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आएंगे। रादर देन मोबाइल को मोबाइल से बदलने की जगह अगर मैं ये कहता है ना कि भाई आपका मोबाइल कितने का, तुमने कहा 10,000 का, मेरा मोबाइल कितने का है 7,000 का, है ना, तो मैं एक काम करता कि अगर मेरा मोबाइल लेना है तो 7,000 रुपए दो, कितना आसान है खरीदना, और कल को तुम्हें मेरा मोबाइल खरीदना होगा तो तुम 10,000 रुपए दे देना, है ना। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर बार्टर ट्रेड है तो वो दिखता बहुत सिंपल है, बट इतना सिंपल है नहीं। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं हैं? Which of the following are the limitations of barter trade? बार्टर ट्रेड की सीमाएं क्या हैं? जल्दी से देखिए, बार्टर ट्रेड की सीमाएं क्या हैं? वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग अभी भी एक बड़ी समस्या है। कह रहे हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इज स्टिल अ बिग प्रॉब्लम इन बार्टरिंग। बताओ जरा कि क्या बार्टर ट्रेड की बड़ी समस्या है कि भाई एक जैसा मेल मिलाप नहीं हो पाता। एक आदमी क्या कहेगा, गेहूं वाला ये कहता रहेगा कि उसकी वस्तु ज्यादा मूल्यवान है, दूसरा ये कहता रहेगा हमारी वस्तु ज्यादा मूल्यवान है, तो दोनों के विचार एक जैसे बैठेंगे ही नहीं। तो जब दोनों के एक जैसे विचार बैठेंगे नहीं तो बात बनेगी नहीं, है ना। तो अब यहां पर देखो, समान मूल्य वाली वस्तुएं ढूंढना भी इस प्रकार के वाणिज्य की एक सीमा है। मतलब फाइंडिंग गुड्स विद इक्वल वैल्यू इज ऑल्सो लिमिटेशन फॉर्म ऑफ कॉमर्स। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कह रहा है एक प्रकार की वस्तुएं ढूंढना इतना आसान थोड़ी है कि जब मन किया आपने वस्तु ढूंढ दी। अगर आप किसी वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि सामने वाले जिनके पास वो वस्तुएं हो जो आप चाहते हो वो भी बदलना चाहते हो। तो जब बदलना नहीं चाहते तो बड़ी समस्या होगी, है ना। तो जरा आंसर बताइए फोर्थ का क्या होगा। तो विशाल ने लिखा है सी। तो देखो जी बिल्कुल सही बात है कि डबल को इंसिडेंस, है ना, ऑफ बॉन्ड्स की सबसे प्रॉब्लम समस्या यही है कि ये आसान नहीं है ना, इट्स नॉट इजी टू फाइंड, है ना। तो आपको ध्यान रखना है आसान नहीं। तो डबल को तो एक इट्स अ बिग प्रॉब्लम, स्टेटमेंट सही है। और इसकी एक सीमा तक ही एक समान वस्तुएं आप ढूंढ सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि कितनी भी वस्तु ढूंढ दो, तो सीमा है एक, इसकी अपनी सीमा है, लिमिटेशन है ना। ये चीज बड़ी सीमित है। मुद्रा होती तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो यहां पर हम किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमोडिटी मनी। कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु, है ना। चलो जी देखिए क्या है आंसर, आप क्या देते हो। आइए, यह एक भौतिक वस्तु है, कोई फिजिकल गुड्स, ठीक है, जिसे उसी प्रकार की दूसरी वस्तु से आसानी से बदला जा सकता है। कमोडिटी मनी का मतलब हुआ कि यह कोई भौतिक वस्तु है जिसे उसी प्रकार की किसी दूसरी वस्तु से बदला जा सकता है। तो यहां भी वो वस्तु किसका काम कर रही है, विनिमय का,
एक्सचेंज का, किसी चीज से बदलने का। और आपको बता दूं कि जिस भी वस्तु में यह क्षमता होती है कि वो विनिमय कर सकती है, उसे हम मुद्रा के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये मुद्रा है, ठीक है। यहां आंतरिक मूल्य के साथ एक भौतिक वस्तु है, कह रहे हैं इसके अंदर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू भी, इसके अंदर एक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू भी। इट इज द ओनली टाइप ऑफ मनी विद एन अंडरलाइंग वैल्यू। यहां अंतर्निहित मूल्य वाला एकमात्र मुद्रा है। देखिए जरा जल्दी से बताइए, आंसर करिए। हाँ जी बोलिए। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, है ना, कोई कमोडिटी का मतलब हो गया कोई भी वस्तु ले ली। आप बचपन में अपने घरों में देखते होंगे कि एक बर्फ वाला आता होगा, है ना, वो चिल्ला रहा रहता बर्फ खा लो बर्फ खा लो। तो उसके बदले तुम्हारे घर वाले क्या करते होंगे, जाकर गेहूं दे देते होंगे उसको, है ना। तो वहां पर गेहूं बताओ कैसा काम कर रहा है, वहां पर गेहूं एक रिप्रेजेंटेटिव मनी का काम कि गेहूं के बदले, वो भी एक तरीके का बार्टर ट्रेड था, है कि नहीं। अब जैसे मैं कहूं कि यार एग्जांपल लो, ये एक क्वाइन है। क्या है, क्वाइन। किस चीज का क्वाइन है, ये मान लो सिल्वर यानी कि चांदी का सिक्का है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बता रहा हूं आपको, तो चांदी के सिक्के का आंतरिक मूल्य होता है कि नहीं, है, उसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि नहीं होती, होती है ना, बोलो। यस। तो उसका अपना आंतरिक मूल्य भी होता है और इसका अपना बाह्य मूल्य भी होता है ना। इसके ऊपर मान लो जो लिखना लिख दो, नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई बात नहीं, लेकिन इसका अपना मूल्य है कि नहीं है। और इसको हम एक वस्तु के तौर पर भी देख रहे हैं, है कि नहीं, भौतिक वस्तु भी है। और किसी भी चीज से आसानी से बदल भी सकते हो आप, बताओ। आपके पास चांदी का सिक्का हो, सोने का सिक्का हो, किसी चीज से बदल सकते हो कि नहीं। तो कोई भी ऐसी, अब इसे हम कमोडिटी भी कह सकते हैं, वस्तु भी है। तो पहला भी सही है, इसका अपना आंतरिक मूल्य भी, इंटरनल वैल्यू भी है ना। और इसके अंदर इंटरनल वैल्यू वाली एक प्रकार की मुद्रा भी है, इसे आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑल आर करेक्ट, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। तो इट इज अ फिजिकल आइटम। फिजिकल है कि नहीं वो चांदी का सिक्का, छू के देखते हैं आप, यस। किसी दूसरे से बदल सकते हो, बहुत आसानी से बदल सकते हो। गोल्ड का कॉइन हो तो फिर क्या ही कहना, चांदी के सिक्के हो तो क्या ही कहना, है ना। फिजिकल गोल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका इंटरनल वैल्यू है कि नहीं, चांदी की इंटरनल वैल्यू हमेशा होती है। टाइप ऑफ मनी जिसकी अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि अंतर्निहित मूल्य होता है, बिल्कुल होता है, और करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। मेटलिक मनी, मेटल मनी सुने, हमारे देश में चलती मेटल मनी, बताओ। हमारे देश के अंदर दो प्रकार की मुद्राएं चलती, जैसे अगर हम वैसी बात करें तो पेपर करेंसी चलती है ना, और एक क्या चलते हैं, क्वाइंस चलते हैं। क्वाइंस जनरली कैसे होते हैं, मेटल के बने होते हैं। अब आसान हो गया आपके लिए करना, हो गया कि नहीं हो गया, आ जाओ। बहुमूल्य धातु या उच्च आंतरिक मूल्य वाली कोई अन्य धातु जिसका उपयोग मुद्रा के रूप में किया जा सकता है, किया जाता है, और धात्विक मुद्रा कहलाती है। जब जब मतलब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले सिक्कों का ही आविष्कार हुआ। कागज के नोटों का चलन तो बहुत बाद में आया और चाइना ने इसकी शुरुआत करी, और बाद में पूरी दुनिया में ये बड़े फेमस हुए। नहीं तो पहले तो सिक्के ही चलते थे, क्योंकि सिक्कों में उसका आंतरिक मूल्य होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी। अब जैसे मैं अगर आपको कागज का टुकड़ा देता और कहता ये 50 रुपए का है, तो आप नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपको वही हाथ में पकड़ के 50 रुपए की चांदी दे दूंगा, ये लीजिए 50 रुपए है, तो आप मान जाएंगे, क्योंकि उसके आंतरिक मूल्य से उसका मूल्य तय हो रहा है। मेटलिक मनी इज लो ड्यूरेबल, कम टिकाऊ होती। तो यहां पर आंसर दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए, क्या होता है, मेटलिक मनी जो होती है वो ज्यादा टिकाऊ होती है, कम टिकाऊ होती है। तो कौन नहीं जानता है, बहुमूल्य धातु में
गोल्ड, सिल्वर, है ना, कॉपर, इनके जब कॉइन्स बनाए जाते हैं तो उनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है, आंतरिक मूल्य भी होता है, और उनका अपना फेस वैल्यू भी होता है, यानी बाहरी मूल्य भी होता है, और आसानी से बदला जा सकता है ना, कहीं से भी ट्रेड किया जा सकता है। ऐसी मुद्राओं को ही हम कहते हैं मेटलिक मनी। मेटलिक मनी टिकाऊ कम होती है तो गलत बात है, मेटलिक मनी तो ज्यादा टिकाऊ होंगी ना, ये ज्यादा समय तक टिकती, लंबा टिकती है। हाँ ठीक है, याद रखना। फिएट मनी क्या होता है? गाड़ी होती है एक फिएट, अब आती कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिएट मनी क्या होता है जरा ध्यान से देखिए। फिएट मनी सरकार द्वारा जारी होती। अच्छा जी। फिएट मनी केवल भौतिक रूप में ही हो सकती है। अच्छा जी, यानी कि फिएट मनी इज गवर्नमेंट इशूड करेंसी। फिएट मनी कैन बी ओनली इन अ फिजिकल फॉर्म। China was the first country to use fiat currency around 1000 AD. लगभग 1000 ईसा पूर्व चीन फिएट मुद्रा का उपयोग करने वाला पहला देश बना। देखिए, बताइए, फटाफट आंसर करिए जल्दी से, आंसर करिए। क्या सही है क्या गलत है बताएं। देखो, जब हम मनी की बात कर रहे हैं ना, तो उसको लेकर भी आप समझ लीजिए। मनी में एक कॉन्सेप्ट आता है लीगल टेंडर, ठीक है, कई बार हम उसको विधि ग्राह्य मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है, ये है ना, और कई बार वैधानिक मुद्रा भी कहते हैं, ठीक है। तो लीगल टेंडर मनी कौन सी होती है? जनरली इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट अंडर लॉ, ठीक है। तो किसी कानून के तहत भारत या किसी भी देश के अंदर जो मुद्रा चलाई जा रही है उसे हम बोलते हैं लीगल टेंडर, और ऐसी मुद्रा को कानूनी स्वीकार्यता भी होती है। कानूनी स्वीकार्यता का मतलब यह है कि कानून उसको मंजूरी देता है कि यह देश की एक मुद्रा है, इस मुद्रा का प्रयोग सबको करना है। और यहां पर होती है कि कंपल्सरी टू एक्सेप्ट, सबके लिए इसे स्वीकार करना बाध्यकारी होता है, ठीक है, करना बाध्यकारी होता है। एक तो ये चीज, तो स्वीकार करना सबके लिए बाध्यकारी होता है। कंपल्सरी टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना बाध्यकारी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मनी मनी, जैसे भारत में जो मुद्रा चल रही है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, कागजी मुद्रा है ना, तो जो भारत की कागजी मुद्रा है वो कैसी मुद्रा है? लीगल टेंडर। कैसी मुद्रा है? लीगल टेंडर है। तो ये कागजी मुद्रा भारत की लीगल टेंडर क्यों है? क्योंकि ये किसी कानून के तहत चलाई जा रही है, सरकार इसे इशू करता है और हर किसी के लिए स्वीकार है करना, है ना। जैसे एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स में कि क्या लीगल टेंडर का प्रयोग डेट सेटलमेंट के लिए कर सकते हैं? तो यस, डेट सेटलमेंट का एकमात्र उपाय है लीगल टेंडर। वो मना नहीं, वो आपसे ये नहीं कह सकता कि तुमने मुझसे कर्जा लिया और 6 महीने बाद वापस करना था, आज 1 साल हो गया है, तो अब तुमको हमारे घर पे जाके गुलामी करनी पड़ेगी, हमारे पैर दबाने पड़ेंगे, हमारा घर में बेगारी करनी पड़ेगी। नहीं, आप उसको सेटल कर सकते हो बाय द यूजिंग दिस करेंसी, ठीक है, ये लीगल टेंडर हो गया। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आप जोड़ लीजिए मनी से, जिसको हम कहते हैं फियाट मनी, ठीक है, क्या कहते हैं? फियाट। अच्छा, फियाट मनी क्या होता है? फियाट मनी भी
एक ऐसी मुद्रा जो जनरली देश की मुद्रा, जिसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें भारतीय रुपया, डॉलर, येन, है ना, या इस तरीके से पाउंड, ये सब क्या है? फिएट मुद्रा है। आप कहोगे सर ये फिएट मुद्रा कैसे है, इसको भी थोड़ा एक बार समझा दिया जाए। तो इसका मतलब यह है कि जब कभी भी किसी भी देश की जो लीगल टेंडर होती है, उसका प्रयोग तो हमने देख लिया कि कानून के सहारे चलाना है, कानूनी वैधता देनी है, लोग उसे स्वीकार करें, इसलिए हम लीगल टेंडर देखते हैं। ठीक है, फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी भी इशूड बाई गवर्नमेंट, सरकार ही जारी करती, सरकार या उस देश का सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। यहां भी आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल बैंक भी हो सकता है ना। जैसे मतलब अगर ये काम देश में सरकार करती है तो सरकार करे, अगर ये काम देश में गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक करती है, आरबीआई करती है, तो वो करे, नहीं तो उन देशों की आरबीआई। गुड मॉर्निंग नैना, गुड मॉर्निंग। अब यहां पर आपको ध्यान रखना कि फिएट मनी कहते हैं किसको। तो ऐसी कोई मुद्रा जिसे सेंट्रल बैंक इशू करती, लेकिन उसकी की नो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, उसका अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल लो, अगर मैं एग्जाम्पल लूं कागज के नोट। अब कागज के नोट का मतलब क्या है? उसका अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं। ठीक, उसका अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं। हां, उसकी अपनी एक फेस वैल्यू है। कि क्या है? फेस वैल्यू है, आंतरिक मूल्य नहीं। ठीक है, अगर मैं कहता चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तो इन्हें हम फिएट करेंसी नहीं कह सकते, क्योंकि इनका आंतरिक मूल्य भी होता है और इनकी फेस वैल्यू भी होती है। दोनों चीजें होती हैं कि नहीं? तो इसीलिए ये फियाट नहीं होंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये फियाट नहीं हो सकता। फियाट का मतलब उसकी आंतरिक मूल्य नहीं है, नॉट बैक्ड बाय एसेट। और उसे छापने के लिए किसी प्रकार के एसेट को भी नहीं रखा गया। ऐसा नहीं किया गया कि 100 रुपया प्रिंट करने हो तो 100 रुपए का उसके पीछे, यानी कि 100 रुपया छापने के लिए 100 रुपए का गोल्ड रखा गया, ऐसा भी नहीं है ना। तो यानी कि ऐसी मुद्रा जो केवल किस पर चल रही है? भरोसे पर चल रही है, ट्रस्ट पर चल रही हो। तो अब पूरी दुनिया में जो नई करेंसी को प्रिंट करने का सिस्टम है वो कैसा है? फियाट सिस्टम। फियाट करेंसी में मुद्रा को जारी जरूर सरकार के द्वारा या केंद्रीय बैंकों के द्वारा किया जाता है, बट दैट इज नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट। इसका मतलब हुआ कि मुद्रा छाप दी जाएगी, लेकिन उसके लिए कोई रिजर्व में 100 रुपए की मुद्रा छापी तो 100 रुपए का रिजर्व में गोल्ड रखा हो या कोई एसेट रखा हो, ऐसा जरूरी। तो मुद्रा को छापने के लिए, मुद्रा को आगे ले जाने के लिए आपको ध्यान रखना है, यहां पर किसी प्रकार की उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू, आंतरिक मूल्य भी नहीं है। ये मुद्राएं भरोसे पर चल रही हैं। जैसे डॉलर 1971 के बाद से पूरी दुनिया ने लगभग इसे समाप्त ही कर दिया। अब यहां पर येन भी प्रिंट होगा, डॉलर भी प्रिंट होगा, पाउंड भी प्रिंट होगा, तो वो प्रिंट होगा बस। ठीक है, आंतरिक मूल्य क्यों नहीं होता? आंतरिक मूल्य का मतलब है कि जैसे सिक्का चांदी है, तो चांदी का तो चांदी के रूप में मूल्य है ना, कागज का कागज के रूप में कोई मूल्य है क्या? जैसे 500 रुपए का नोट है, तो 500 रुपए का नोट केवल 500 दिखा, जो बाहर का मूल्य वही मूल्य है। आप इसके ऊपर मिटा दो इसको तो कागज का क्या मूल्य? कोई मूल्य नहीं। लेकिन चांदी के सिक्के, अगर मैं उसके ऊपर लिखा हुआ मिटा भी दूं, घिस भी दूं, तब भी चांदी का सिक्का है, उसका तो आंतरिक मूल्य भी है ना।
तो मेरी बात आपको समझ में आ गई कपिल? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिएट मनी सरकार द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिएट मनी केवल भौतिक हो सकती है, फिजिकल हो सकती है। तो फिजिकल के साथ साथ आजकल तो डिजिटल भी है। क्या बोलती पब्लिक? डिजिटल है कि नहीं है, बताओ। हाँ, डिजिटल है, डिजिटल भी हो सकती है। इसके अलावा तो यहां पर ये गलत हो गया हमारा। और थर्ड स्टेटमेंट सही है, चीन ने सबसे पहले कागज के नोट छापे। तो 1 और 3 इज करेक्ट आंसर। सी हमारा सही जवाब हो गया, है ना, सातवें का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिएट मुद्रा की विशेषताओं के संबंध में विचार कीजिए। फिएट मुद्राओं की, हाँ, फिएट मुद्रा, इट इज फिक्स्ड इन वैल्यू एंड कन्वर्टेबल। इट इज एनी करेंसी दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय अ कमोडिटी, यानी कि इसे किसी कमोडिटी से सुरक्षित नहीं किया जाएगा। इट इज नॉन वैल्यूएबल आइटम देन इट इज यूज्ड एज मींस ऑफ एक्सचेंज। यह एक नॉन वैल्यूएबल, गैर मूल्यवान वस्तु है। ठीक है, जिसका उपयोग, देखिए जरा, गैर मूल्यवान वस्तु है। बोलिए, जल्दी से आंसर करिए। तो अब जरा यहां पर आप देखो, मुद्रा का मूल्य तो गिरता बढ़ता रहता है ना। मुद्रा का मूल्य तो कैसा होता है? अस्थिर होता है। कोई स्थिर थोड़ी ना, निश्चित नहीं। आज मुद्रा कमजोर है, कल ऐसे कहते हैं ना, पैसा आज कमजोर हो गया है, पैसा आज बढ़ गया है। तो इसलिए यहां पर ये ठीक नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मुद्रा को किसी चीज से सुरक्षित नहीं किया गया, तो ये सही है। मुद्रा एक गैर मूल्यवान वस्तु है। तो ये फिएट करेंसी क्या है? गैर मूल्यवान कागज का टुकड़ा ही तो है। बोलो, कोई सोने के सिक्के दे रहे हैं हमको। ये भी सही है। तो 2 और 3 इज करेक्ट आंसर। यस। नेक्स्ट, फिएट मनी के महत्व पर विचार कीजिए। फिएट मनी के महत्व पर विचार कीजिए। फिएट मनी के महत्व पर विचार कीजिए, कीजिए भाई। हम्म 9वें का 9th का आंसर करिए, जल्दी जल्दी। यस। किसी वस्तु से सीधे जुड़ी मुद्रा की तुलना में इसका उत्पादन करना महंगा होता है, कम महंगा होता है ना। समझाता हूं मैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस देन अ करेंसी दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू अ कमोडिटी। ठीक। सेकंड, यह आंशिक आरक्षित बैंक की भी सुरक्षित अनुमति देता है। इट इज ऑल्सो पर्सनल फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग का मतलब है कि जैसे बैंकें क्या करती हैं, बैंकों के पास 100 रुपया तो 100 रुपया से भी और रुपया वो बना सकती, कई सारे फ्रैक्शन कर सकती है ना। उसका संबंध यहां से है। तो इसका मतलब ये है सेकंड से, फिएट मनी हैज पोटेंशियल टू बी मोर स्टेबल देन कमोडिटीज फॉर्म ऑफ मनी। फिएट मनी में कमोडिटी रूप की मुद्रा की तुलना में अधिक स्टेबिलिटी की क्षमता होती है। हाँ जी, 9th नंबर, 9th नंबर। तो देखो जी, मैं यहां पर ही आपको समझा देता हूं, इसमें कोई बहुत क्वेश्चन नहीं है बड़ा। फिएट मनी का महत्व, फिएट मनी बिल्कुल कमोडिटी से जुड़ी है। अब मान लो तुम्हें कार लेना है,
कार है 10 लाख की, तो कार उत्पादन करना महंगा है या 10 लाख रुपए उत्पादन करना महंगा है? वो तो कागज के नोट हैं, तो कार महंगा है, मुद्रा उत्पादन करना सस्ता है। हाँ या ना? तो पहला स्टेटमेंट आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मुद्रा का उत्पादन करना सस्ता होता है। तो जिस भी चीज को आप खरीदने जा रहे हो उसका उत्पादन महंगा है, लेकिन मुद्रा, अगर देखें किसी वस्तु से सीधे जुड़ी मुद्रा की तुलना में इसका उत्पादन, मुद्रा का उत्पादन करना सस्ता है। ठीक है, पहला सही हो गया। तो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग होती है। इसमें बैंक्स क्या करती हैं? मनी टू मनी बना सकती हैं, इसमें पैसे टू पैसा बना सकती हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड। ठीक है, अब फियाट मनी के पास बिल्कुल ये पावर है कि वो कमोडिटी मनी के साथ क्या दिक्कत है कि वो स्टेबल नहीं होगी उतनी। कमोडिटी का प्राइस तो ऊपर नीचे हो जाता है ना बहुत फ्रीक्वेंट। आज चांदी का रेट ऊपर गिर गया, ऊपर चला गया तो महंगा हो गया, चांदी का रेट नीचे गिर गया या सोने का रेट नीचे गिर गया तो उससे बहुत असर पड़ेगा, है ना, क्योंकि उसको दूसरे कारक भी, दूसरी चीजें भी प्रभावित करने लग जाएंगी। लेकिन फियाट मनी में ऐसा नहीं, क्योंकि फियाट मनी तो भरोसे पे चल रही, सरकार कह देगी सब कुछ बढ़िया है तो लोग बढ़िया मान लेंगे, है ना। तो सो दैट ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 1 2 3 ऑल डी करेक्ट आंसर, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नॉन फंजिबल टोकन्स, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। देखिए जरा फटाफट देखिए, नॉन फंजिबल टोकन, आंसर करिए। हाँ जी, जल्दी जल्दी करें आंसर। नॉन फंजिबल टोकन, they enable the digital representation of physical asset. They enable the digital representation of physical asset, या भौतिक परिसंपत्तियों के डिजिटल प्रतिनिधित्व को सक्षम बनाते हैं। They are unique cryptographic tokens that exists on a blockchain. ये अद्वितीय क्रिप्टोग्राफिक टोकन है जो ब्लॉकचेन पर उपस्थित होते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी सब पद्धति है जो कई सारे कंप्यूटर से जुड़ी होती है और इसे हैक करना, आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसी तकनीकी जिसको हैक करना बहुत मुश्किल है। इसका समतुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसके लिए उन्हें वाणिज्यिक माध्यम से लेन देन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। नॉन फंजिबल टोकन्स का प्रयोग आप ट्रेड के लिए भी कर सकते हैं और मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए। पहले मैं आपको एनएफटी दिखा देता हूं क्या है ना, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एनएफटीज कहते हैं किसको, फिर आपको आंसर करना आसान हो जाएगा। चलिए, एनएफटी है ना, चलिए नॉन फंजिबल टोकन्स, तो एग्जांपल ले लेता हूं। अब जैसे मान लो, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो हमें दिखाई दे या हम जिससे बहुत आसानी से समझे, है ना। देखता हूं यहां है क्या, ठीक। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि कोई भी यूनिक डिजिटल आर्ट वर्क, ठीक है, कोई भी, देखो आपकी कोई फोटोग्राफ, आपकी क्या मतलब कोई ऐसी फोटोग्राफ्स, है ना, जिसमें अपनी कोई यूनिकनेस हो। जैसे गांधी जी की कोई ज्वलंत फोटो मिल जाए आपको, ऐसी फोटो मिल जाए जो फोटो अब तक दिखी नहीं, है ना, कोई यूनिक फोटो मिल जाए, तो हो सकता है उस फोटो को आपने डिजिटली सिक्योर कर लिया, है ना, डिजिटली उसको आपने क्या कर लिया, सिक्योर कर लिया, आपके पास है। या गांधी जी का कोई लिखा हुआ लेटर मिल जाए आपको, आपने उसे सिक्योर कर लिया, ठीक है। अब डिजिटल फॉर्म में कोई गांधी जी, हो सकता है कोई आर्ट वर्क करते हो, उनका कोई आर्ट वर्क मिल जाए, वो आपके पास है डिजिटल फॉर्म में। या कोई ऐसी धुन जो माइकल जैक्सन ने बनाई हो, या माइकल जैक्सन का कोई डांस वीडियो जो नहीं लोगों को हो, आपके पास हो।
आपने उसे डिजिटली रख लिया, है ना। तो कोई भी ऐसी डिजिटल चीज, कोई भी ऐसी चीज जो डिजिटली आप उसको रख ले। अब अच्छा ये बताओ, जो डांस के शौकीन होंगे उनके लिए ही तो माइकल जैक्सन का डांस बहुत वैल्यूएबल या यूटिलिटी रखता होगा। गांधी जी में दिलचस्पी रखने वाले लोग गांधी जी के उस लेटर की भी दिलचस्पी रखेंगे जो उन्होंने किसी को लिखा होगा। तो आप इसमें क्या क्या कर सकते हो कि कोई भी यूनिक डिजिटल आर्ट वर्क, मोनालिसा की पेंटिंग, ऐसे कोई और लिसा निकल आए उनकी पेंटिंग जिनकी अचानक से बात होने लग जाए, उनकी पेंटिंग बोले हाँ 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 बिल्कुल है बिल्कुल, लेकिन डिजिटली रखी हुई आप। फोटोग्राफ्स और फोटो कलेक्शंस भी हो जाए, सॉन्ग्स हो, ठीक है, कोई गेम आइटम्स हो, है ना, मूवी हो, फेमस सपोर्टिंग स्पोर्टिंग मोमेंट्स हो जो आपके पास हो, जो किसी के पास ना हो, रेयर चीजें। अच्छा, जितनी रेयर होगी चीज और उतनी ज्यादा क्या होगी, वैल्यूएबल होगी, ध्यान रखना, मूल्यवान होगी, क्योंकि जब आप बेचने जाओगे इसे तभी तो लोग देंगे। डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी, डीड्स, ऐसा सोच, कंसर्न की टिकट्स, ये सब चीजें बिक सकती। इसे डिजिटल फॉर्म में डालना, इज इट क्लियर टू यू। कोई आपने एनिमेशन बनाया उसको भी आप डिजिटल फॉर्म में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज आपको बतानी थी, तो आई थिंक आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। जैसे किसी ने ये डिजाइन्स बनाए, एनिमेशंस जो भी यूज करते होंगे वो, तो उसको भी यहां पर कह रहे हैं कि देखो इसकी भी वैल्यू हो सकती है। अब आ जाओ, क्या कहते हैं, किसी भी फिजिकल एसेट का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रॉपर्टी, पेपर, आर्ट वर्क, ये क्या था, है ना, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, है कि नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। बोलो। सेकंड क्या करें कि क्रिप्टोग्राफिक टोकन है, एक तरीके से इसको ये डिजिटल फॉर्म में रखते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, जिसे कोई उड़ा ना दे, है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट, लेकिन कह रहे हैं कि जितने का तुमने खरीदा, जैसे मान लो तुमने ये गांधी जी का लेटर 1 करोड़ का खरीदा, तो तुम 1 करोड़ का ही आगे भी किसी को बेच सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं जी, ऐसा तो नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो चीजें हर किसी के लिए बराबर मूल्यवान तो नहीं होती, तो सो दैट वहां पर वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। चलिए, नॉन फंजिबल टोकन क्या है, फिर से देखो स्टेटमेंट, अब गलत नहीं करना। यह डेटा एक इकाई, डेटा की एक इकाई है, यानी कि हमने जो खींच लिया वो एक तरीके का डेटा हो गया, उसकी एक यूनिट है ये, और इसे डिजिटल बही खाता पर संग्रहित किया जाता है। इसका विक्रय एवं व्यापार किया जा सकता है, इसे बेचा जा सकता है। देखो पीछे क्या कह रहा है कि बेचा नहीं जा सकता, मतलब पीछे कह रहा है कि समतुल्यता, समान मूल्य पर ही बेचा जा सकता है ना, ये चीज ध्यान रखना। यहां ये नहीं कह रहा है कि समान मूल्य पर बेचा जा सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो मैं नॉन फंजिबल टोकन का व्यापारी बन सकता हूं कि मैं लोगों से नॉन फंजिबल टोकन उनके खरीदता चलूं और उनको आगे आगे क्या करता चलूं, बेचता चलूं, कर सकता हूं। मैं खरीदूं कम पैसों में, बेचूं ज्यादा पैसों में, खरीदूं ज्यादा पैसों में, बेचूं कम पैसों में, ऐसे कर सकता हूं, है ना। Non-fungible tokens cannot be associated with digital files such as photos, videos and audio. कह रहे नॉन फंजिबल डेटा जो है, टोकन है, वो फोटो, वीडियो, ऑडियो ऐसी डिजिटल फाइलों में नहीं हो सकता। तो 1 और 2 में क्या सकते हैं, तो यहां पर आपने मान के चलना है सेकंड तो गलती होगी, क्योंकि अभी हमने देखा फोटो, वीडियो इन सब में तो हो ही सकता है। ये सही है, पहला वाला ऑप्शन क्लियर है, फर्स्ट इज क्लियर, फर्स्ट इज राइट। तो यहां पर हम जाएंगे केवल एक के साथ, पहला हमारा आंसर जो है वो, पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट यहां मनी से रिलेटेड है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी क्या है, मनी का प्राथमिक कार्य बताइए। Money is used as medium of exchange and it is the measure of value. कह रहे हैं कि जो मनी का मुख्य कार्य है कि मनी किसी भी विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है और इससे हम किसी भी चीज को माप सकते हैं, पहली चीज तो ये, ठीक है, स्टोरेज ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। सेकेंडरी काम क्या है, द्वितीय कार्य है, अर्थात यह निलंबित भुगतान, हस्तांतरण एवं मूल्य के भंडार का मानक है।
कह रहे सेकेंडरी काम यह है कि एक तो ये स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट स्टार्टिंग बिगिनिंग में ही बता दिया था। इन द बिगिनिंग ऑफ क्लास आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस स्टेटमेंट कि ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कोई पेमेंट लफड़े वाला हो जाए उसको भी निपटा सकते हैं, और स्टोर ऑफ वैल्यू किसी की वैल्यू को स्टोर करने का काम भी मनी के पास है, मनी कर सकती है काम। देखिए जरा बताइए, देखो मनी के मेजर अगर फंक्शन में आपको बताऊं, आप यहां से इसको क्लासिफाई कर सकते हो, बोलना भूलना नहीं, आप इसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी में कर लो, है ना, ठीक। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी चीज से बदलना है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं हम, और मेजर ऑफ वैल्यू, किसी चीज को मापना है तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी काम क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मुद्रा किसी भी चीज क्या हो सकती है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको स्टोर कर सकती है ना। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, है ना इसमें, तो ये चीज, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली करेक्ट हो गए फिर तो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर, 1 और 2 यहां पर सही जवाब हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, आइए जरा देखते हैं आज का अगला सवाल, जो कि मुद्रा की मांग से संबंधित है। किससे संबंधित है, मांग से संबंधित है। देखिए जरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी, ठीक है, मुद्रा की मांग। क्या है मुद्रा की मांग, इनकम लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड फ्यूचर अनसर्टेनिटी इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर मनी। कह रहे कि आय का स्तर, ब्याज दरें, मुद्रास्फीति, भविष्य की अनिश्चितताएं मुद्रा की मांग को प्रभावित करती है ना। सेकंड, when the demand for money is not stable, जब मुद्रा की मांग जो है वो स्टेबल नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी, ठीक है, रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चेंजेस, तो वास्तविक और मौद्रिक ब्याज दरें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी, ठीक है, याद नहीं। अब यहां पर आप देखिए, कमाई में कमी से, यानी कि जो आय में कमी से मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है। अब देखो कितना बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर आधारित प्रश्न है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो आप इसका आंसर कर लोगे, नहीं है तो फिर दिक्कत होगी आपको। क्या है इसका, देखो अब आप खुद से सोचो, अगर हमारा इनकम है ना लेवल बढ़ेगा तो हम मांग अधिक करेंगे ना मुद्रा की, क्योंकि पैसा ज्यादा है, पैसा हमें और चाहिए ना। फिर आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो मुद्रा की मांग बाजार में क्या होती जाएगी, भाई मैं ज्यादा काम कर रहा हूं, मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है ना, तो ज्यादा मांग चाहिए फिर, है ना। जैसे अगर मैं यहां पर कह दूं कि ब्याज की दर, इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, तो यहां पर मांग मुद्रा की बढ़ेगी कि नहीं, लोग क्या कहेंगे, सस्ता सस्ता लोन पैसा मिल रहा है, जल्दी जल्दी ले लो, और ज्यादा मांग बढ़ जाएगी ना। किसी को लग जाए कि फ्यूचर में पैसा कम हो जाएगा, अभी ले लो, अभी सस्ता मिल रहा है, फ्यूचर में ब्याज की दरें बढ़ जाएंगी तो अभी, तो बिल्कुल दीज आर द फैक्टर्स, मुद्रास्फीति, भविष्य की अनिश्चितताएं, ये सब मुद्रा की मांग को प्रभावित कर सकती हैं। इनकम लेवल बढ़ने पर, इनकम लेवल बढ़ने पर ऐसा बिल्कुल संभव है, ठीक है। दूसरी चीज, जब मुद्रा की मांग स्थिर नहीं है, आप खुद से सोचो, अगर डिमांड ऑफ मनी
मनी, ठीक है, ज्यादा है तो वहां पर इंटरेस्ट रेट अलग तरीके से, और डिमांड ऑफ मनी कम है तो वहां पर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, अलग तरीके से। जैसे आप याद करिए, हमने पढ़ा भी है कि इंटरेस्ट रेट जब कभी भी ज्यादा होंगे तो डिमांड ऑफ मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि भाई हमें नहीं चाहिए, है ना, हम इतना पैसा आपने तो महंगा कर दिया, क्या चाहिए, नहीं चाहिए। इंटरेस्ट रेट घटने बढ़ने से मांग पर परिवर्तन पड़ता है, तो यहां पर ये चीज ध्यान रखें। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। कमाई में कमी से मुद्रा की मांग में, देखो जी, कमाई में कमी से मुद्रा की मांग में वृद्धि होती, नहीं कमाई ही कम हो गई तो फिर पैसा क्यों चाहिए, कमाई में वृद्धि होगी तो पैसे की मांग बढ़ेगी ना। तो ये स्टेटमेंट है। तो 1 and 2 इज करेक्ट आंसर, बट थर्ड इज नॉट करेक्ट आंसर। लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल, क्वेश्चन देख लो, तरलता जाल। मनी डिमांड इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक इन अ लिक्विडिटी ट्रैप। तरलता जाल में मुद्रा की मांग पूरी तरीके से लोचदार नहीं होती, लोचदार नहीं होती। Increasing the money supply has no effect on interest rate. मुद्रा आपूर्ति बढ़ने से ब्याज दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। At a low rate of interest, people will hold money as an inactive balance with which is called a liquidity trap. कम ब्याज दर पर लोग मुद्रा को निष्क्रिय शेष रूप में रखेंगे, जिसे तरलता जाल कहा जाता है। ठीक है, देखो पहले तो आपके लिए ये शब्द कुछ नए हैं, उनको हम समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है या तरलता जाल क्या होता है, तो उससे कैसे निकलोगे। आप कहना लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब यह है, या तरलता जाल का तब मतलब है जब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है इनइफेक्टिव हो जाए। ठीक है, इनइफेक्टिव हो जाए मतलब जब मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाए। मतलब यह है, उदाहरण के लिए कि अगर इंटरेस्ट रेट कम भी कर दिया जाए, है ना, अगर इंटरेस्ट रेट को कम भी कर दिया जाए या हमें कैसे इनइफेक्टिव हो जाए, तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पीपल या पब्लिक होल्ड मोर मनी इंस्टीड ऑफ, या होल्ड मोर मनी विद देमसेल्व्स, मतलब जनता निवेश के बजाय मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करती है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, देमसेल्फ इंस्टीड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब, मान लो कल को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट को कम भी कर दिया जाए तो पब्लिक नॉट इंटरेस्टेड हो गई, नॉट इंटरेस्टेड। तो इसका मतलब कि हमारी मौद्रिक नीति बहुत प्रभावी नहीं बन पा रही, बढ़िया से नहीं चल पा रही, और वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रही। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हम उसे लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, और लिक्विडिटी ट्रैप के अंदर डिमांड ऑफ मनी क्या बन जाती है, परफेक्टली डिमांड ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा की मांग कैसी बन जाती है, मुद्रा की मांग
वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आइए सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है? तरलता जाल में मुद्रा की मांग पूरी तरीके से लोचदार नहीं होती, नहीं होती कह रहा है, गलत हो गया, पूर्णतया लोचदार होती है, अभी बताया मैंने, है ना? तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, नॉट की जगह परफेक्टली इलास्टिक होती। मुद्रा आपूर्ति बढ़ने से ब्याज दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ेगा ब्याज दरों पर प्रभाव, है ना? आपको याद है कि जैसे जैसे पैसे की आपूर्ति बढ़ेगी, मनी सप्लाई है ना, तो वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी बताया था, हमने देखा था कि क्या बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है लिक्विडिटी ट्रैप जब होगा, तरलता जाल जब होगा, तो वहां हम साफ साफ देखेंगे कि अगर मनी सप्लाई बढ़ भी गई तो इंटरेस्ट रेट पर कोई फर्क, क्योंकि उसका कुछ असर ही नहीं हो रहा ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम ब्याज दर पर लोग मुद्रा को अपने पास निष्क्रिय रूप में रख लेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उसे तरलता जाल कहते हैं। तो 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए आज का अंतिम सवाल देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से कारक मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक मुद्रा की मांग को प्रभावित करते हैं? पहला, ब्याज दर। दूसरा, परिसंपत्ति की कीमतों का अतार्किक व्यवहार, चेंजेस इन द नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन। अच्छा ये बताओ, मुद्रा की मांग, ब्याज दर अगर आप बढ़ा दो, घटा दो, मांग परिवर्तित हो जाएगी। परिसंपत्ति की कीमतें, तेजी से बूम आ जाए, तेजी से स्लो डाउन आ जाए, मुद्रा की मांग, बूम आएगा तो ज्यादा पैसा चाहिए, वैसे कम चाहिए। आपकी देश की इनकम बढ़ रही है तो मांग तो बढ़ेगी ना। यस, तो ऑल 3 आर करेक्ट, डी हमारा सही जवाब हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हमने मनी से संबंधित प्रश्नों को समझा है। कल फिर हम मिलेंगे इसी समय 9। धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।